एसएससी सीजीएल 2022-23 का एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है। दिसंबर फर्स्ट वीक में होने वाला है। इसका 25 प्रैक्टिस सेट में आपके पास लेके आ रहा हूँ। हम प्रैक्टिस सेट का पहले जीके पोर्शन को देख लेता हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन, 1540 इकाई ने किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था कौन युद्ध के बाद? ए चौसा, बी दौरा, सी सूरजगढ़, डी कन्नौज। हम जानता हूँ ए चौसा 1539 साल में हुआ था हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया था और हुमायूं युद्ध से पलायन करके चला गया था। इसमें हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था ऑप्शन डी कन्नौज का युद्ध। 17 मई 1540 में कन्नौज का बिल्लग्राम का युद्ध मुगल शासक हुमायूं ने शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी और विजय रहा था तथा उसका हुमायूं के हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया था, जहां उसने 15 वर्ष तथा धुमकतार जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था उसमें। 27 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजरे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजरे थे? पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी श्रवणबेलगोला, डी काशी। आंसर ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन की अंतिम दिन कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। उसने चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाए, जहां 298 ईसाई पूर्व में लंबे उपवास के बाद उसका निधन हो गया था। वो जैन धर्म का अनुयायी था। 28 नंबर, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन उड़ती है कहाँ से कहाँ? मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर, बी पश्चिम से पूर्व की ओर, सी उत्तर से दक्षिण की ओर, डी दक्षिण से उत्तर की ओर। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन डी ये है दक्षिण से उत्तर की ओर। सहारा रेगिस्तान में गर्म और शुष्क पवन दक्षिण से उत्तर की ओर उड़ती है। ये गर्म शुष्क पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट पर उसे डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर हवा किसको कहते? क्योंकि इस पवन से इस क्षेत्रों की निवासियों के आर्द्र मौसम से राहत मिलती है। बिल्कुल इस पवन के उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर व फारस की खाड़ी में उत्तर पूर्व के रामाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन है? व्यापार के दृष्टि में बिजनेसमैन जब से ज़्यादा जहाज आना जाना होता है, सबसे व्यस्त महासागर ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक महासागर। आंसर बताइए। ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है, जहां महासागर संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल 16% इसी रोड में होता है। इसकी आकृति इस आकार से मिलती जुलती है। इससे पश्चिम में अमेरिका महाद्वीप, पूर्व में यूरोप एवं दक्षिण एवं अफ्रीका महाद्वीप तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। ये महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा है जाता है, जहां उसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। इस महासागर की तटों के साथ बोफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, ब्लास्टिक सागर और भूमध्य सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, मुझे केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार की वन एक उदाहरण है? केरल के जो नीरव घाटी में जो वन है उसको किस प्रकार का वन कहा जाता है? एक है पर्णपाती, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी अल्पाइन शंकुधारी वन, न मैंग्रोव अरण्य। 30 का ऑप्शन क्या उत्तर क्या होगा? सी अल्पाइन शंकुधारी वन। क्या होता है अल्पाइन शंकुधारी वन? देखिए, केरल की नीरव घाटी में स्थित वन अल्पाइन शंकुधारी वनों का उदाहरण है।
ये घाटी केरल की पलक्कड़ जिला में स्थित है। ये अपनी जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ 1000 से ज़्यादा फूलों प्रजातियों मिलती है। इससे अतिरिक्त जीव जंतुओं को 150 से भी अधिक प्रजातियों जहाँ पाई जाती है। यह मुख्यतः अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, जिसमें बार्च, सिल्वर फार, रोडोडेंड्रॉन एवं जूनिपर आदि वन प्रमुख है। नेक्स्ट 31 अन्नाईमुडी शिखर कहाँ स्थित है? अन्नाईमुडी पूर्व घाट, बी नीलगिरी पहाड़ियाँ, सी पालनी पहाड़ियाँ, डी सौहार्दी। अन्नाईमुदी ये है ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़। नीलगिरी क्या पूर्व घाट और पश्चिम घाट जहाँ पे मिलते हैं उसके नीलगिरी पहाड़, उसका सबसे ऊंचा चोटी है अन्नाईमुदी। इसका भी अन्नाईमुदी शिखर नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। उसका ऊंचाई 2695 मीटर है तथा ये दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ये पर्वत शिखर केरल के इडुक्की जिला में स्थित है। इडुक्की जिला में स्थित है। अन्नाईमुडी मुख्यतः 3 पहाड़ियों के केंद्र बिंदु है, जिसमें दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्वी की ओर पालनी पहाड़ियाँ अवस्थित है। 32 निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्ष सरकार का एक गुण है? कार्यपालक का नियत कार्यविधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। बी यह नीति के शीघ्र निष्पादन की सुनिश्चित करती है। सी ये लोगों को स्वतंत्रता की सुरक्षित करती है। डी उपरोक्त सभी। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है मेरे लिए, तो देखिए आंसर है ए कार्यपालक की नियत कार्यविधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। ये अध्यक्षतक सरकार की प्रमुख गुण है। ये शासन प्रणाली के कार्यपालिका के अध्यक्ष या प्रधान अपने कार्यकाल में अपने नीतियों की कार्यों के विषय में विधानमंडल से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। अर्थात कार्यपालिका विधायिका से पूर्ण रूप से पृथक एवं स्वतंत्रता होती है और शासन के समस्त कार्यपालक। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 यदि आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कर दे कि उन्हें मंत्री पद से मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है, मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है, तो क्या होगा? प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। बी केवल प्रधानमंत्री की त्यागपत्र देना होगा। सी मंत्रिमंडल समस्त कार्य की संचालन करेगा। डी लोकसभा मंत्री परिषद की नियंत्रित करेगा। 33 का ए यदि लोकसभा की आधे से अधिक सदस्य ये कर दे कि उन्हें मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री समेत अन्य सभी मंत्रियों को अपना पद छोड़ना होगा। भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व की संकल्प में प्रावधान है। इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रहता है। यदि सरकारी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र छोड़ना पड़ेगा। इसका प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रिपरिषद छोड़ना पड़ेगा। 34 संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्य का समाप्त करता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। अस्पृश्यता ये अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता की अंत प्रावधान किया गया है। उसे अनुच्छेद के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति उसे अपने जीवन अपनाना है तो उसे भावना प्रकट करता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाता है। अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधि अंत। 21A में है एडुकेशन। नेक्स्ट 34 भारतीय संविधान की अनुच्छेद 17 के अंतर्गत हल 35 स्वर्ण बुलियन मान की संबंध में किससे है? स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? ए असीमित वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का। बी स्वर्ण मूल्यों को माप के रूप में। सी स्वर्ण का मुक्त टंकरण।
डी स्वर्णों को आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना। नेक्स्ट क्या ऑप्शन बी स्वर्ण बुलियन स्वर्ण मूल्यों के माप का रूप क्या है। स्वर्ण बुलियन मान का संबंध स्वर्ण मूल्यों के माप के रूप से है। स्वर्ण बुलियन मानक एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सोने की सिक्के प्रचलन में नहीं होती, लेकिन जिसमें सरकार ने प्रचलित करेंसी के साथ विनिमय की मांग पर एक तय कीमत पर स्वर्ण बुलियन बेचने पर सहमति व्यक्त किया है। तो वर्ष 1882 से 1933 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में पेपर करेंसी के रूप में गोल्ड सर्टिफिकेट की प्रयोग किया जाता है। ये प्रमाण पत्र स्वतंत्र रूप से सोने का सिक्का परिवर्तनीय होती है। नेक्स्ट 36 आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है। धन की संकेंद्रण के रोकथाम, कम से कम 2 वर्ष तक राष्ट्रीय आय की निरंतर वृद्धि, सी किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि, किसी क्षेत्रों की निरंतर वृद्धि। आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि। मतलब आर्थिक वृद्धि से तात्पर्य किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि से है। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होता है वो देश आर्थिक रूप से उतना ही समृद्ध माना जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट 37 निद्रा रोग इसके द्वारा होता है। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है। एस्केरिकिया, बी नाइजीरिया, सी एंटेमीबा, डी ट्रिप्नोसोमा। निद्रा रोग सोने का रोग जो है ये ऑप्शन डी ट्रिप्नोसोमा। निद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा नामक परजीवी के कारण होती है। इस परजीवी का मुख्य वाहक सी माखी है। इस रोग से व्यक्ति को बहुत नींद के साथ हल्का बुखार भी रहता है। इस रोग से सर्वाधिक प्रभावित अंग मस्तिष्क होता है। इस रोग से मानसिक भ्रम पैदा होता है और शरीर को सुन्न पड़ जाता है। धीरे धीरे शरीर के अंग काम करना बंद कर देता है। अंत में व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है। नेक्स्ट सूखी बर्फ व ड्राई आइस क्या है। सूखी बर्फ ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, द्रवों को नाइट्रोजन, बर्फ को क्यूब और बुरादा और बर्फ को क्यूबर नमक क्या है। सूखी बर्फ ये ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कठिन कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहती है। ये गैस जब ठोस होती है तो बर्फ की तरह दिखाई देती है। इसकी उपयोग मुख्यतः शीतलन एजेंट के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग नाटकों थिएटरों में फ्रॉम मशीन के रूप से भी किया जाता है। बिल्कुल। ये ड्राई आइस की खोज 1835 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक एड्रियन जीन लेयर में की थी। नेक्स्ट 39 प्राकृतिक रेडियोएक्टिविटी किसके द्वारा दी गई। रादरफोर्ड, मैरी क्यूरी, हेनरी बेक्यूरेल, एनरो का फॉर्मूला किसका द्वारा है। यह है ऑप्शन सी हेनरी बेक्यूरेल। प्राकृतिक रेडियोएक्टिविटी की खोज प्रवासी फ्रांस विज्ञानी हेनरी बेक्यूरेल ने वर्ष 1896 में की थी। एक क्रिया सतह होती है कि इसलिए इस प्राकृतिक रेडियो क्रियाता होता है। ये प्रक्रिया मुख्यतः भारी नाभिक की तरह होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु आपकी नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट 40 इंद्रधनुष की रचना किससे होती है। इंद्रधनुष ए जल की बूंदी द्वारा सूर्य को प्रकाश की अवशोषण से, बी जल की बूंदों में से सूर्य के प्रकाश के विवरण से, सी जल को बूंदों में आयनन से, डी जल को बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन से। क्या होगा 40 के क्वेश्चन। ऑप्शन डी जल की बूंदों द्वारा सूर्य की प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। डी क्या है
जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन की इंद्रधनुष व रेनबो की रचना होती है। इंद्रधनुष मुख्यतः दो प्रकार होती है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, एक तृतीयक इंद्रधनुष। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाले सूर्य किरणों की दो बार अपवर्तन व एक बार परावर्तन होती है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। इसके विपरीत जब वर्षा की बूंदी पर आपतित सूर्य किरणों की दो बार अपवर्तन व दो बार परावर्तन होते हैं तो द्वितीयक इंद्रधनुष निर्माण होता है। नेक्स्ट, कार्पस ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है? टेस्टोस्टेरोन, बी एस्ट्रोजन, सी रुधिर वर्णिका, डी प्रोजेस्टेरोन। कार्पस लुटियस, ये ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन क्या है? कार्पस लुटियस प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन की स्रावन करता है। यह हार्मोन एस्ट्रोजन के साथ सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायक होती है। कार्पस लुटियस की निर्माण महिलाओं की अंडाशय में होता है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश का वेग है कितना? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होगा? 3 × 10⁸ किमी पर सेकेंड, बी 3 × 10⁸ मील पर सेकेंड, सी 3 × 10⁸ सेमी पर सेकेंड, डी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल माध्यम की अपवर्तनांक पर निर्भर होती है। जिसे माध्यम की अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसे प्रकाश का चाल उतने ही कम हो जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट, सांख एक प्रसिद्ध एक कला है। एक किस चीज़ का है? एक नृत्य कला है, न संगीत है, नृत्य कला न संगीत कला, न चित्रकारी न कढ़ाई। ये है सांग एक प्रसिद्ध नृत्य कला है। ये क्या है? एक नृत्य कला है। ये बुंदेलखंड के प्रारंभिक लोक नृत्य है। ये बुंदेलखंड का एक लोकल नृत्य है जो प्राय लोक नृत्य में विश्राम श्रेणी में किया जाता है। किस श्रेणी में किया जाता है? विश्राम श्रेणी में। सांग अर्थ है रोकथाम करने वाला है, रोकथाम करने वाला है। इस नृत्य की समाधि विधि 15 से 20 मिनट तक होती है। इस मुख्यतः खुशी के अवसर पर प्रदर्शित किया जाता है। ये मुख्यतः सामाजिक व सांस्कृतिक व अतएव विसंगतियों की संबंधित होती है। इसके मूल से कोई कथा, घटना, लोकगीति व लोक समस्या पहले आदि भी हो सकता है। 44, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? पहला भारतीय, ए सीवी रमन, बी एस चंद्रशेखरन, सी वेंकटरमन रामकृष्णन, डी हरगोविंद खुराना। ऑप्शन ए सीवी रमन। भौतिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सीवी रमन है। उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। एक भारतीय भौतिक शास्त्री है। इसका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर हुआ था। विज्ञान के क्षेत्रों में उसका अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न में उपाधि सम्मानित किया गया था। 45, CAD क्या है? एक कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिकोड, सी कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, डी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन डी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD। ये पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसका उपयोग कंप्यूटर में 2D 3D डिजाइन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ साथ निर्माण क्षेत्रों में आवश्यक उपकरणों में डिजाइन करने में भी किया जाता है। इसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की शुरुआत 1960 दशक में की गई थी। 46, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज की लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मालगुडी डेज का लेखक कौन है? BS नायपाल, बी दीपक चोपड़ा, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी RK नारायण। ऑप्शन डी RK नारायण। मालगुडी डेज नामक पुस्तक लेखक RK नारायण
रचयिता किया था। इसे पुस्तक अद्भुत और रोचक कहानी से संग्रहित है। ये पुस्तक सर्वप्रथम वर्ष 1943 में छोटी कहानी के संग्रह रूप में प्रकाशित किया गया था। ये पुस्तक उन्होंने अपनी मैसूर चेन्नई की यात्रा के अनुभव से लिखा था। 47 विश्वनाथन आनंद और पेंटाला हरिकृष्णा किस खेल से जुड़ी है? सबको पता है, यह है शतरंज। विश्वनाथन आनंद और पेंटाला हरिकृष्णन शतरंज खेल के संबंधित है। विश्वनाथन आनंद शतरंज और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है 1987 को। ये पूर्व विश्व चैंपियन भी है। उन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन जीता है। तमिलनाडु की मथालुट्टू के निवासी रहने वाला है। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2000 में पद्म भूषण, वर्ष 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पेंटाला हरिकृष्ण भारत में सबसे कम आयु वाला ग्रैंड मास्टर है। 2001 में उन्हें वर्ष 2001 में कॉमनवेल्थ चैंपियन, वर्ष 2004 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप और वर्ष 2011 में एशियाई व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीती थी। ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला की निवासी है। 48 वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए पेरिस, बी टोक्यो, सी न्यूयॉर्क, डी न्यू दिल्ली। इसका आंसर है ऑप्शन ए पेरिस। वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस शहर में किया जाएगा। इसके पूर्व वर्ष 1924 और 19 में भी पेरिस में ओलंपिक खेलों का मेजबानी कर चुका है। ओलंपिक गेम्स खेलों की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता। इसका आयोजन प्रति 4 वर्ष अंतर किया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। 2020 में हुआ था जापान में हुआ था टोक्यो शहर में। 2024 पेरिस एवं 2028 में होगा यूएसए और 2032 में होगा ऑस्ट्रेलिया। 50 लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। निम्नों में से किसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट। ए सैन फ्रांसिस्को, बी रोम, सी सिंगापुर, डी अशोका। उसका ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को सिटी ऑफ मॉडल गेट भी कहा जाता है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर है जहां गोल्डन गेट ब्रिज स्थित है। ये विश्व का सबसे लंबा झूलना हुआ व सस्पेंशन ब्रिज है। इसका निर्माण वर्ष 1937 में सैन फ्रांसिस्को शहर में आबादी बढ़ने में आर्थिक मंदी दौरान रोजगार पैदा करने के लिए किया गया था। थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए।